बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है। माय नेम इज़ अयाज महमूद और आज हम फर्स्ट ईयर क्लास के सेकंड चैप्टर का एक आर्टिकल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की सेकंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पीछे हम ये जान चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो वहाँ आपने देखा था दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और उनका रिजल्ट स्केलर आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो हम उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते थे। तो आज हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करने लगे हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि जब टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और उनसे जो रिजल्ट है वो एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी आए। यस, यानी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए और आने वाला रिजल्ट एक नया वेक्टर आया जिसकी अपनी डायमेंशन है, जिसकी एक अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो आप कहेंगे ऐसी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की सेकंड टाइप है। फर्स्ट को आप डिस्कस कर चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि जब भी वेक्टर्स के प्रोडक्ट को डिस्कस करना है डिटेल में तो आपको चार चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स देंगे और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बोर्ड पे लिखने लगा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि जब टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, उनका प्रोडक्ट लिया जाए, तो उनका आने वाला रिजल्ट एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अब ये न्यू वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और एक अपनी डायमेंशन होगी। इस मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं कि क्रॉस एक सिंबल है जो दो मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स के दरमियान तब लगाया जाता है जब आने वाला रिजल्ट एक नया वेक्टर हो। लेकिन डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती जब तक आप उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ना बताएं। ये आपके सामने एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है कि क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी के दरमियान इस तरह से लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखा है और साथ में n यूनिट वेक्टर लिखा है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये ए बी साइन थीटा इस रिजल्ट की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और साथ में बताया गया कि n एक यूनिट वेक्टर है, n फॉर नॉर्मल कर लें तो n नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है भाई? उस प्लेन के नॉर्मल है जिसमें a और b दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ अब आपकी एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें हमें साबित करनी होंगी कि a क्रॉस b का रिजल्ट मैग्नीट्यूड में ए बी साइन थीटा किस तरह से आता है और n क्या हमें बता रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है। बिफोर टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ आपके इंटरेस्ट के लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशनल डायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मीन्स के जब भी रोटेशन इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हमारा इससे अगला आर्टिकल टॉर्क वो भी क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है और आपके फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5
ये रोटेशनल डायनामिक्स वहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट डिटेल से और जगह जगह पे अप्लाई होगा। आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन को बड़े तरतीब से डिवाइड करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में इस बात का आंसर आएगा कि ए बी साइन थीटा किस तरह से आया। तो आइए एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में हमारे पास टू कोप्लेनर वेक्टर्स ए और बी दिखाए गए हैं जिनकी टेल्स को ज्वाइन किया है। और आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स की टेल्स मिलाई जाएं तो उनका ओरिजिन कॉमन हो जाता है, कॉमन ओरिजिन। और इनके दरमियान मेजर ऑफ एंगल थीटा है जो आपको फिगर में बताया गया है। आपको अभी एक बात बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशनल डायनामिक्स का हिस्सा है, यानी रोटेशन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आएगी। आप इसी फिगर को ज़रा गौर से देखें कि वेक्टर बी और ए के दरमियान जब एंगल थीटा दिखाया गया है, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम आगे बात करते हैं। हेयर theta is the measure of angle between A and B। अब अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर B के बनाएं इस फिगर के अंदर, तो आप देखेंगे कि B की टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A के ऊपर। और आप ये जानते हैं कि एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो ये B साइन थीटा कंपोनेंट्स को चूंकि आपने बनाना सीख लिया है, तो एंगल के सामने ये b साइन थीटा, ये b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये b कॉस थीटा जो a के अलोंग कंपोनेंट है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि रोटेशन की इन्वॉल्वमेंट। तो ज़रा आप इस फिगर को देखकर बताएं कि हम अगर ये कहें कि वेक्टर a की लेंथ को b का कौन सा कंपोनेंट रोटेट कर सकता है, तो आप यकीनन आंसर करेंगे कि b cos थीटा तो रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसको डॉट प्रोडक्ट में पढ़ लिया है कि cos वाला कंपोनेंट किसी वेक्टर की लेंथ में के साथ मल्टीप्लाई होने में कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं रखता, यानी कोई डायरेक्शन चेंज इसमें यूज़ नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ b साइन थीटा को ज़रा देखें, तो b साइन थीटा b का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो a वेक्टर की लेंथ को रोटेट कर सकता है। अब ज़रा इसको फिगर में आपने देखना है कि a की लेंथ b साइन थीटा की वजह से इस फिगर के अकॉर्डिंग किस तरफ को रोटेट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि a की लेंथ अलोंग x एक्सिस है और b साइन थीटा अपवर्ड है, तो b साइन थीटा का कंपोनेंट जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की लेंथ को ये रोटेट करेगा। इस पॉइंटर की मूवमेंट देखनी है आपने कि ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। कितनी होगी ये उसकी मेजरमेंट के साथ है, लेकिन a की लेंथ को b साइन थीटा रोटेट करेगा और वो डायग्राम के मुताबिक आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें अपनी बात को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम इस तरह कहते हैं कि a क्रॉस b दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट, अगर एक वेक्टर आएगा तो उसमें दो चीज़ें शामिल होंगी। तो नंबर 1 उसमें आएगी मैग्नीट्यूड यानी a क्रॉस b का मॉड, और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर n। तो यूनिट वेक्टर n पे बात तो दूसरे मरहले में होगी, पहले हम a क्रॉस b की
मॉड की बात करें कि ए को बी के किस कंपोनेंट ने रोटेट किया है, सो आप फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए को बी साइन थीटा रोटेट करेगा। अब हम इस मॉड को अगर ओपन करें और तो इसको लिखने का अंदाज ये है कि ए वेक्टर जिसको पहले लिखा है इसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जिस वेक्टर को बाद में लिखा है इसका कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। यस, जिसको पहले लिखा है इसकी लेंथ और जिसको बाद में लिखा है इस वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रोटेशन को में इन्वॉल्व होता है, यानी लेंथ को रोटेट कर सकता है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म आपके पास क्या आई, a इंटू बी साइन थीटा। अब मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि a को b साइन थीटा रोटेट कर रहा है, तो मेजर ऑफ रोटेशन हमारे पास a b साइन थीटा आ गया, जो कि इस वक्त मैग्नीट्यूड को बता रहा है। अब मैं आपके साथ एक बात रखता हूं कि अगर A और B के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता तो क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना था? ऑफ कोर्स नहीं। और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना हो तो किसी किस्म की रोटेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी, लेकिन आपने याद रखना है कि जितना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़्यादा होगा मेजर ऑफ रोटेशन उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन आप इसको पेपर पर और मैं इसको बोर्ड पर कि ये रोटेशन किस तरफ हुई है, हमें अब डायरेक्शन की बात करनी है और डायरेक्शन की बात ही हमारी इसको फाइनलाइज करेगी। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो आपकी बुक इसको बताती है राइट हैंड रूल के नाम से। और राइट हैंड रूल क्या है देखें, पहले इसकी वर्डिंग पे गौर करना है। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें ए से बी की तरफ, लेकिन कर्ल कैसा करना है? थ्रू स्मॉलर एंगल। देखें, ए और बी के दरमियान एंगल इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन ये लार्ज एंगल हो जाएगा। तो आपको समझ आ रही है कि स्मॉलर एंगल फिर ये बन रहा है जो फिगर में दिखाया गया है। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें ए से बी की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल, लेकिन अंगूठे यानी थंब को सीधा रखना है, इरेक्ट रखना है। दो चीज़ें हैं, फिंगर्स को कर्ल करना है ए से बी की तरफ, अंगूठे को थंब को सीधा रखना है ए से बी की तरफ अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी की। चलें इस फिगर को ज़रा देखें, आपको ये बता रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि ए को, मैं फिर बताता चलूँ बच्चों, ए को किसने रोटेट किया? बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने। किस तरफ को रोटेट किया? आपको नज़र आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज ए रोटेट हुआ बी साइन थीटा की वजह से, तो अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ए से बी को कर्ल करें, थंब को सीधा रखना है, थंब को ऐसे नहीं करना, थंब को सीधा रखना है। तो आप देखेंगे कि जब ए से बी को कर्लिंग करेंगे फिंगर्स की तो अंगूठा यानी थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर थंब आ रहा है। ठीक है, और थंब का आउटवर्ड आना इस बात की इलामत है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ठीक है,
कौन रोटेट हो रहा है? ए। कौन कर रहा है? बी साइन थीटा। किस तरफ को हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको यहाँ पे ये एरो से समझाता हूँ कि ए रोटेट किया बी साइन थीटा की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। और अब थंब आउटवर्ड, आखिर हमें थंब आउटवर्ड दिखाने की ज़रूरत क्या है? तो बेटा ये दिस इज साइन कन्वेंशन, एक रवायती इलामत बन गई है कि आप एग्जामिनर को अगर समझाना चाहते हैं कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई है तो थंब का साइन हमें ये बताएगा कि जब थंब आउटवर्ड आ रहा है तो दाएं हाथ की उंगलियां फिर एंटी क्लॉकवाइज ही कर्ल कर सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि थंब इनवर्ड आए और उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। ठीक है, तो ये थंब का साइन इंडिकेशन बन गई रोटेशन को समझाने की। दोबारा सुन लें, थंब का साइन इंडिकेशन बन गई रोटेशन को समझाने की। अब आप बताएं थंब कब आउटवर्ड आएगा? जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ए रोटेट हुआ है। किसने किया ये बात बार बार बता रहा हूं आपको, बी साइन थीटा ने। किस तरफ को किया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पेपर पे समझाने के लिए आपको आउटवर्ड थंब इंडिकेशन देनी पड़ेगी जो इलामत होगी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज की। तो अब हम इसके साथ ही इसकी डायरेक्शन इस फिगर में बताते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का पॉइंटर हमने डॉटेड लाइन से शो किया है ये एक्चुअली ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है और ये अपवर्ड नहीं है बल्कि ये आउटवर्ड है। ऐसे मैं इसके साथ लिख देता हूं, दिस इज आउटवर्ड। आपको ये फिगर स्क्रीनशॉट में दिखाई जा रही है तो वहां 3D के अंदर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, अपवर्ड नहीं है। ठीक है, तो आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ? मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ अब कि आउटवर्ड का मतलब है कि देयर इज अ रोटेशन ऑफ ए टू इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू बी साइन थीटा। अब जरा इस वर्डिंग पे गौर करें। अब अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं ए से बी की तरफ स्मॉलर एंगल से और आपको थंब रोटेशन की तरतीब बता रहा है कि किधर को रोटेशन हुई है। आइए अब हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपोनेंट्स नहीं बनाएंगे, वो फिगर में तो आपको बने हुए हैं। अब हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करने लगे हैं। तो बताइए, आप बताएंगे ए को बी के किस कंपोनेंट ने रोटेट किया? इस कंपोनेंट ने। किधर को किया? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ए से हमारी फिंगर्स की कर्लिंग बी की तरफ बन रही है थ्रू स्मॉलर एंगल। अगर आप कहें कि हम ए से बी को कर्ल करते हैं तो थंब यकीनन आउटवर्ड आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं क्या हम इधर को रोटेशन कर सकते हैं? तो ऐसे रोटेशन करेंगे तो ये स्मॉलर एंगल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपकी स्मॉलर एंगल से जब रोटेशन होती है तो आपका थंब फिगर में आउटवर्ड आता है। और थंब का आउटवर्ड आना किस बात की इलामत है? आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि थंब का आउटवर्ड आना इस बात की इलामत है कि ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ इंडिकेशन हो रही है। ए क्रॉस बी, दिस इज एक्चुअली आउटवर्ड। स्क्रीनशॉट में आप इसको देख रहे हैं 3D के अंदर और वहाँ से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बच्चों, अब यकीनन आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या बनी थी? ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा। मज़ीद मैं ए को भी तोड़ के लिखता हूँ। ए की मैग्नीट्यूड थी और बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था। ओके, और ये एन क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन। एक प्लेन के दो नॉर्मल होते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड किसकी इलामत है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। तो ये यूनिट वेक्टर एन साथ में लिखा है। अब हम एक बोर्ड पे वर्ड लिखते हैं सिमिलरली और अब हम रोटेशन को चेंज करते हैं।
इसी तरह बच्चों ए और बी कोप्लेनर वेक्टर, ये उनका कॉमन ओरिजिन, सारी बातें उसी तरह। अब हम पहले हमने क्या देखा बेटा, ए को बी ने रोटेट किया, बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने। अब तो आपको बात हिफज हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बी वेक्टर की लेंथ को ए का कौन सा कंपोनेंट रोटेट करेगा, चेक कर लेते हैं। तो ए की टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने बी के ऊपर, और एंगल के सामने ये कंपोनेंट क्या आएगा, ए साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा ए कॉज थीटा। आप जानते हैं कि कॉज वाला कंपोनेंट बी को रोटेट नहीं कर सकता, तो कौन सा कंपोनेंट रोटेट करेगा, यकीनन ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसका नाम ए साइन थीटा है। जितना ये ज़्यादा होगा बी उतना ज़्यादा रोटेट करेगा, ठीक है। अब हम जब टॉर्क को पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको रोटेशन में डिटेल से पता लगेंगी, ठीक है। टॉर्क का आर्टिकल जब हम पढ़ लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमने बात करनी है बेटा, इधर देखें, अब हमने बात करनी है B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड की। तो आप बताएंगे कि B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड क्या होगी। पहले किसको लिखेंगे, B को, और किस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, A के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे सब, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ B और component of A perpendicular to B। तो क्या हुआ रिजल्ट, B की मैग्नीट्यूड को A साइन थीटा से, और आपको पता लग गया कि रिजल्ट मैग्नीट्यूड में एक जैसा है, चाहे A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड लें या B क्रॉस A की मैग्नीट्यूड लें। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब रोटेशन की मेजरमेंट एक जितनी है, लेकिन 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 फ़र्क किस में पड़ा है, यकीनन डायरेक्शन में फ़र्क पड़ा है। कैसे, देखें, A को B साइन थीटा ने रोटेट किया, आपने A से B को कर्ल किया, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी और थंब किधर था, आउटवर्ड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखें कि वेक्टर B की लेंथ को जब A साइन थीटा इसके साथ एसोसिएट होगा तो A साइन थीटा B की लेंथ को किधर को रोटेट करेगा, यकीनन ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आप इसकी एरो को देख रहे हैं, इस तरफ को है, तो हमारा B वेक्टर की लेंथ रोटेट करेगी क्लॉकवाइज। तो अब हम B वेक्टर की रोटेशन क्लॉकवाइज बताएंगे। तो B को रोटेट A साइन थीटा ने किया, और इसका तरीका भी वही है, राइट हैंड रूल, कि अब B से A को कर्ल करें, ठीक है। A क्रॉस B करना था तो A से B को कर्ल किया था, अब हम B से A को कर्ल करें। जब हम B से A को कर्ल करते हैं तो हमारा थंब इनवर्ड आता है, ठीक है। इधर देखें, B से A को कर्ल करते हैं तो हमारा थंब इनवर्ड आता है, और थंब का इनवर्ड आना किस बात की अलामत हुई, कि रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो आपको पहले बताया था प्लेन के दो नॉर्मल होते हैं, आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज की इलामत है और इनवर्ड क्लॉकवाइज की इलामत है। तो इस केस में थंब इनवर्ड आ रहा है, तो थंब का इनवर्ड आना, जिसको हम दिखाते कुछ इस तरह से हैं, अनफॉर्चुनेटली जगह थोड़ी सी हमारे पास फिगर में कम पड़ गई है, लेकिन आप इसको गेट करेंगे। तो ये B क्रॉस A है, और बच्चों ये किधर है, इनवर्ड है, प्लेन के अंदर की तरफ है, मेरा थंब इनवर्ड है, ठीक है। तो थंब इनवर्ड का मतलब है कि B की तरफ, B A साइन थीटा की वजह से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। होपफुली आप इसको गेट कर गए होंगे। अगर आप इसको गेट कर गए हैं तो हम अब सिर्फ राइट हैंड रूल की फिगर देखेंगे, जिसमें हम कंपोनेंट नहीं बनाएंगे बल्कि सिंपल A और B को दिखाएंगे और बताएं B को किसने रोटेट किया, A साइन थीटा ने। किधर को किया, क्लॉकवाइज किया। तो जब क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा थंब अब आउटवर्ड की बजाय किधर आएगा, इनवर्ड, जिसको हम बताएंगे ये डायरेक्शन है B क्रॉस A की, एंड दिस इज इनवर्ड। अब ये सारी बातें आपके सामने, मैं इनको एक दफ़ा समराइज करना चाहता हूँ ताकि हम अपनी बात को एक फाइनल रिजल्ट की तरफ लेके जा सकें। बच्चों
यही फिगर्स आपके सामने हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आने वाला रिजल्ट एक नया वेक्टर आए, तो नया वेक्टर वही होगा जिसकी अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो हमने ये भी सीखा है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले उनकी टेल्स मिलाते हैं। तो हमने ए और बी दो वेक्टर्स की टेल्स मिलाई, उनके दरमियान एंगल हमें पता था। हमने ये देखा कि बी को कौन वेक्टर ए की लेंथ को कौन रोटेट कर रहा है, बी साइन थीटा, क्योंकि बी कॉस थीटा रोटेट नहीं कर सकता। किस तरफ को रोटेट कर रहा है, ये देखें एरो, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट अगर दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें ए से बी की तरफ, तो थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड। लेकिन इस फिगर में वेक्टर बी की लेंथ को कौन रोटेट कर रहा है, ए साइन थीटा, किस तरफ को कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो थंब किधर आएगा, इनवर्ड। इसका मतलब है थंब आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज के लिए और थंब इनवर्ड क्लॉकवाइज के लिए। तो दो ही रोटेशन है और दो ही डायरेक्शन है थंब की। अब आप समझ गए होंगे कि एन का क्या मतलब है। एन का मतलब नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन के दो नॉर्मल हैं, आउटवर्ड फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड इनवर्ड फॉर क्लॉकवाइज। अब बताइए, मैं लास्ट बात सिर्फ ब्लॉक में लिख रहा हूं आपके इंटरेस्ट के लिए। क्या ए क्रॉस बी मतलब क्या है, ए को बी साइन थीटा ने किधर रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ए को बी साइन थीटा ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो बी को ए साइन थीटा ने क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो जब वेक्टर सेंस में इसकी बात करेंगे तो साइन माइनस का आएगा। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि दोनों के रिजल्ट्स डायरेक्शनली ऑपोजिट हैं। बट ये बात आपने याद रखनी है कि इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं, यानी मेजर ऑफ रोटेशन, वो ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं है। ये आपके सामने लिखी हुई हैं मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का था। एक की डायरेक्शन का में थंब आउटवर्ड था और एक में इनवर्ड था। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपने अपने माइंड में इसको बिठा लेना है। तो इस पॉइंट तक आज हमने अपनी बात को मुकम्मल किया। मैं बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने लगा हूँ, जिन एग्जाम्पल्स को आपने याद रख लेना है और इन एग्जाम्पल्स को हम जगह जगह पे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एग्जाम्पल्स तक आज हमारा एक लेक्चर होगा। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं जिनको हम फिज़िक्स में जगह जगह पे पढ़ लेंगे, लेकिन आपने देखना है कि R एक पोजीशन वेक्टर है और फोर्स एक वेक्टर है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एक नया वेक्टर यानी टॉर्क आया। ठीक है, जब टॉर्क पढ़ेंगे तो हम ये सारी बातें करेंगे राइट हैंड रूल के साथ, और इन सारे एग्जाम्पल में राइट हैंड रूल ने आना है। ठीक है, इसी तरह ये चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम। इसी तरह वेलोसिटी लीनियर और एंगुलर के दरमियान रिलेशन है क्रॉस के साथ। तो आप देख रहे हैं जब भी दो वेक्टर में क्रॉस लग रहा है तो एक नया वेक्टर आ रहा है। इसी तरह लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इसको हम कल वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल में। ये दो एग्जाम्पल्स क्रॉस प्रोडक्ट की सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, जिसमें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यस, और ये फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ये मिसालें जस्ट लिखने का मकसद था कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि क्रॉस प्रोडक्ट काफ़ी जगह पे इन्वॉल्व है, लेकिन जहाँ भी इन्वॉल्व है वहाँ कर्लिंग या रोटेशन ज़रूर आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, और कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप इसी वीडियो को दूसरी बार देखें, उस वीडियो को स्टॉप करें, फिगर्स को अच्छी तरह से देखें, यू विल गेट वेरी बेस्ट। तो इंशाल्लाह हम इसकी सेकंड पार्ट को कल आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।